हाय। आज 13 अगस्त 2020 है। आज से हम ये 25 MCQs एवरीडे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी का। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं ये एसेंशियल पार्ट है। ये प्रिलिमिनरी में बहुत ज़्यादा ये विजिबल होते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें तो ऑलवेज रिमेंबर वहाँ अराउंड 70-75% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डुएबल होते हैं, जो आप इजीली रिलेट कर सकते हो पॉलिटी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, करंट अफेयर्स से। ये जो पार्ट होता है हमें हमेशा इसमें फोकस रखना चाहिए। 20-25% क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होंगे जो बाउंसर्स होंगे। लीव देम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। कट ऑफ भी आप देखोगे तो वो अराउंड 50-60% रहता है। सो फोकस ऑन दिस 75-80% पोर्शन। सो दैट इज़ वाई हम हर सेशन में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, फोकस रखेंगे। सेकेंड थिंग, ये जो 120 मिनट्स मिलते हैं बिकॉज ये टाइम बाउंड होता है, ऐसे अगर हम प्रश्न करें तो बहुत इजी होता है उनको सॉल्व करना, बट 120 मिनट्स में एग्जाम प्रेशर में अगर हम क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो वहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी आती है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि 120 मिनट्स हैं और 100 क्वेश्चन हैं। कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है, लीव इट, मूव फॉरवर्ड। 75-80% क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा जो आप रिलेट कर पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। द आइडिया इज़ नॉट टू वेस्ट टाइम इन दिस 25% जो सेक्शन ऑफ पेपर है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, वरना प्रेशर आएगा और ये 75% जो करना चाहिए था यहाँ पे सिली मिस्टेक्स होती है। सो रिमेंबर दिस थिंग। थर्ड थिंग होती है आर्ट ऑफ सॉल्विंग MCQs। MCQs में नॉलेज एक चीज़ होती है और उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, तिकड़म लगाना, पैरेलल पेरिफेरल नॉलेज से करेक्ट ऑप्शन पे जाना, ये सारे जो स्किल सेट्स हैं ये भी बहुत मायने रखते हैं। सो हम इसको भी पूरा कंप्लीट यहाँ पे वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस सॉल्व। ये जो सेशन है इट इज़ सपोज टू बी अ प्रीमियर। मैं कमेंट सेक्शन पे अभी अवेलेबल हूँ। पहले हम देखते हैं पॉलिटी का। इसको आई विल सॉल्व अलोंग विद यू, ओके। और इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे शेयर करते जाओ। तो जैसे जो पहला क्वेश्चन है वो है अबाउट दिस एग्जीक्यूटिव पावर। हमने पढ़ा है यूनियन के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है और होती है दिस जुडिशरी। ये सेपरेशन ऑफ पावर होता है। मॉन्टेस्क्यू ने भी कहा है जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है मतलब कार्यकारी, ये जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है ये किसके पास होती है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, होम मिनिस्टर के पास होती है, वाइस प्रेसिडेंट के पास होती है या प्रेसिडेंट? आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा दिस डी मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं इन्हें एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है यूनियन का। मतलब जो सील एंड साइन है वो हमेशा देखना प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, आर्टिकल 53। बट प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि प्रेसिडेंट का सोल डिस्क्रिशन है। प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एडवाइस ऑफ दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। नाउ दिस इज द सेकेंड वन। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी होता है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट को हटाना, उनकी पोस्ट से रिमूव करना। ये जो इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का इज कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इम्पीचमेंट करना है, कैसे करेंगे? क्या वो अटॉर्नी जनरल करेगा? अटॉर्नी जनरल बेसिकली सरकार का वकील होते हैं। तो क्या अटॉर्नी जनरल के पास इतना पावर हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट को एलिमिनेट करे, प्रेसिडेंट को इम्पीच करे? देखते ही ये गलत लग रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। मेंबर्स ऑफ दिस लेजिस्लेटिव दिस असेंबली, तो क्या राज्यों के पास इतना पावर होगा कि वो प्रेसिडेंट को सीधा एलिमिनेट करे, इम्पीच करे? नो, ये गलत है। पार्लियामेंट ये हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर का सोल डिस्क्रिशन हो जाता, वो जब चाहे तब प्रेसिडेंट को रिमूव कर दें, तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होना चाहिए, तो दिस इज अगेन रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज दिस पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आर्टिकल 61 में ये डिटेल्ड प्रोसीजर्स होता है कि यहाँ पे एक मोशन आएगा, रिजोल्यूशन आएगा, वोटिंग होगा, प्रेसिडेंट को अपनी बात कहने का टाइम मिलेगा। ये सब पूरी प्रोसेस होने के बाद, स्पेशल मेजॉरिटी होने के बाद प्रेसिडेंट को यहाँ पे इम्पीच किया जाएगा, बिकॉज ही इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको जस्ट लाइक दैट रिमूव नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन तो हमें पहले ही एलिमिनेट कर देने चाहिए। जितना एलिमिनेट करेंगे
तो जैसे ये 2 ऑप्शन बचे मतलब 50-50% आपका हो गया है चांस ऑफ दिस सक्सेस होने का, आंसर करेक्ट होने का। तो एलिमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट नॉलेज होना भी ज़रूरी है, और एलिमिनेशन, पेरिफेरल नॉलेज, एवरीथिंग, यूज एवरीथिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज सी, आर्टिकल 61। ऑल राइट, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप का। आंसर दिस क्वेश्चन। प्रेशर ग्रुप क्या होंगे? ये प्रेशर डालेंगे सरकार पे, नाम में ही लिखा है प्रेशर के ग्रुप है, मतलब ये सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज होंगी, और प्रेशर है मतलब ये सरकार पे प्रेशर डालेंगे कोई काम कराने का। प्रेशर ग्रुप नाम में लिखा है ये। तो प्रेशर ग्रुप क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। पॉलिटिकल मतलब ये पॉलिटिकल है मतलब चुनाव वगैरह भी लड़ेंगे, तो प्रेशर ग्रुप तो ऐसा कुछ करते नहीं है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये प्रेशर ग्रुप तो हम कई जगह देखते हैं, स्टूडेंट भी देखते हैं, फार्मर्स भी देखते हैं, दिस कॉर्पोरेट्स के भी होते हैं, इवन IAS IPS के भी होते हैं, तो ये प्रेशर ग्रुप भी ये नहीं होगा। मोरल ऑब्लिगेशन, तो इनका क्या नैरो है बहुत, ये जो फील्ड है ना ये नैरो है, तो अगर ये सही है तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो एक से ज़्यादा तो करेक्ट होगा नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर। प्रेशर ग्रुप एक कोई भी एरिया हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है एक पर्टिकुलर ट्रेट का। जैसे आप स्टूडेंट यूनियन का प्रेशर ग्रुप लो, या फिर आपने फिकी या फिर ऐसा कुछ इकोनॉमिक का देख लिया, किसान महासभा एंड ऑल देख लिया, पॉलिटिकल स्टूडेंट्स यूनियन, तो ट्रेड यूनियंस होती हैं, IAS IPS एसोसिएशन होती है, तो ये एक यूनिवर्सल कैरेक्टर होता है जो एक काम करने के लिए होता है। तो द राइट आंसर इज दिस डी। फोर्थ क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप। अब जहां भी नॉट दिख रहा है ना, मेक दिस हैबिट, उसको तुरंत सर्कल करना है। इससे क्या होगा, कभी भी सिली मिस्टेक नहीं होगी कि आपने नॉट देखा नहीं और पहले ही आंसर में आपको लगा कि ये सही है, मार्क कर दिया। अगर फर्स्ट ऑप्शन में भी आंसर मिल रहा है तो हमेशा मेक दिस हैबिट कि सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, नो मैटर व्हाट यहाँ करेक्ट हो गया है फिर भी हमको सारे ऑप्शंस देखने हैं। इससे क्या होगा, सिली मिस्टेक्स नहीं होती है, और सिली मिस्टेक्स नहीं करना ही सिलेक्शन का की है। सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाता है। सो इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड, नॉट पूछा है। इट्स मेंबरशिप इज लार्ज, बड़ा जनरल टाइप का स्टेटमेंट है, इट्स मेंबरशिप इज लार्ज। इट एक्टिवली ज्वाइंस पॉलिटिकल पार्टी। अब ये हमने देखा कि अगर प्रेशर ग्रुप अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, जैसे IAS IPS का एसोसिएशन है, वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया और उन्होंने चुनाव लड़ने लग गए, तो क्या ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। और यहाँ क्या पूछा था? नॉट। तो द राइट आंसर इज दिस सी मतलब it actively joins political party, which is completely wrong. So the right answer is C. Number 5. Which one of the following article deals with the pardoning power of the president? ये अक्सर हमने न्यूज़ में देखते हैं, अभी निर्भया केस में भी हमने देखा था प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर। तो ये किस आर्टिकल में डील करता है? प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, तो ये शुरुआत के यही आर्टिकल होंगे, दैट इज ओके। ये इसमें से कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल है? तो ये कुछ प्रेसिडेंशियल पावर होती है ना, इनके आर्टिकल्स वी शुड रिमेंबर। जैसे ये आर्टिकल 72 होता है, प्रेसिडेंट का जो पावर होता है पार्डनिंग का, जैसे ये पार्डन कर सकते हैं, मतलब कंप्लीटली माफ़ कर दिया है सारे गुनाहों को, रिस्पाइट हो सकता है, रिप्राइव होता है, ऐसे करके प्रेसिडेंशियल की पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव में पावर दिया गया है पार्डन करने का। ये सारी चीज़ें NCERTs में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। MCQ जब आप सॉल्व करोगे ना रियल एग्जामिनेशन, तो जब भी प्रीलिम्स होगा उसके दिन आप शाम को ये देखना कि साल भर जो पढ़ा और उसका कितना यहाँ पे यूटिलिटी हुआ। यू वुड हैव दिस, बहुत अच्छा यहाँ पे एक रिविलेशन होगा, रियलाइजेशन होगा। सो दैट इज़ वाई मैं हमेशा ये एम्फेसाइज करता हूँ कि जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है, जनरल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये ग्रेजुअली हमें अप करना है। इट इज़ नॉट लाइक कि सेमेस्टर स्कूल एग्जामिनेशन, कॉलेज एग्जामिनेशन की एक दिन पहले पढ़ लिया और अगले दिन जाके हमने एग्ज़ाम पास कर लिया। ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है इन सच टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। सो द राइट आंसर इज दिस सी। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये पॉलिटी के हैं। एवरी डे वी विल ट्राई टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस पॉलिटी के। ग्रेजुअली हम सारे डिफरेंट टाइप में जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं क्लैरिटी, ऐसे हम सब क्लियर करेंगे। पॉलिटी रहेगा उस पर। सेकेंड है हिस्ट्री।
हिस्ट्री में आज हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया के। इसमें मॉडर्न भी हो सकता है, दिस मेडिवल भी हो सकता है, तो हम सबको स्टेप बाय स्टेप सारे कवर करेंगे। पहला सवाल है नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट वेदा। वेद हैं इंडिया में, ये जो वेद हैं, जैसे 4 वेद हैं, इसमें जो सबसे पुराना है वो क्या है? आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली, जल्दी बताइए। सो द राइट आंसर इज दिस ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना माना जाता है। इसमें 10 मंडल भी हैं। ये काफ़ी पेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो यू शुड नो अबाउट सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ओके, सो दिस इज नंबर 6। ये नंबर 7 है, ये साका एरा है। एरा हमने पढ़ा था, जैसे अभी हम एनसीईआरटीज एंड दिस सीसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, तो ये 0 है। इसके बाद हमने फिर ये एनो डोमिनी और यहाँ पे दिस इज कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा, ऐसे हमने बनाया है। तो जो साका एरा है ये कब कमेंस्ड हुआ? ये जो साका एरा है ये आया था 78 एडी में। जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो भी साका एरा को फॉलो करता है। और जो 21-22 मार्च है यूजुअली ये यहाँ पे लाई करता है ग्रेगोरियन के पैरेलल में। तो ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो इजी क्वेश्चंस आते हैं ना, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। स्कोर ये ही क्वेश्चन आपका अप करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बढ़ा तो 2 मार्क्स मिल गए, इसमें आपने गलत किया तो ये क्वेश्चन कितना पड़ा? 2.66 मार्क्स का आपका कम हो गया। 100 कट ऑफ है। 2-3 क्वेश्चन में भी अगर -2.66 हुआ तो सी, तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो सिली मिस्टेक्स है ये नहीं होनी चाहिए। ये जो इजी क्वेश्चंस हैं ये करेक्ट करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कर पाएगा, बट इजी क्वेश्चन जो कर पाएगा और नहीं कर पाएगा वो ही पैरामीटर होगा सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन का। सो दिस इज 78 एडी। देन ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर, एस्ट्रोलॉजर, मैथमेटिशियन, इन सब में जैसे आज हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे गुप्ता एरा, ये काफ़ी गोल्डन पीरियड माना जाता है दिस एंशिएंट इंडिया का। यहाँ आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर ये जो थे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनका जो वर्क है वो भी इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी कवर करेंगे समटाइम्स। तो इसका राइट आंसर है दिस गुप्ता एरा में है ये, अराउंड 4 to 6 सेंचुरी दिस एडी, 400 से 600, आज से करीब 1500 साल पहले, आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर। तो द राइट आंसर इज दिस गुप्ता। देन ये नंबर 9 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंबसार। बिकॉज ये जो मौर्यन पीरियड था ना, इसने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया था इस पूरे इंडियन सिस्टम में। महाजनपद भी हुआ करते थे। सो बिंबसार जो है ये बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। डायनेस्टीज मतलब ऐसे यहाँ पे दिस किंग का ऐसे वंश एंड ऑल दिस इज चल रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या है? मौर्यन। ये जो है बिंबसार ये बिलोंग करते थे मौर्यन। हायरार्की बताइए, बिंबसार के बाद कौन आया, फिर कौन आया? अशोका कब आए थे? दिस मौर्यन एम्पायर में। आंसर दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर दिस मौर्यन। देन ये है विच रूलर बिल्ड द एलोरा टेम्पल। अभी हमने पढ़ा अजंता एंड एलोरा एनसीईआरटी, उसमें जितना लिखा है ना एनसीईआरटी में वो मोर देन सफिशिएंट है एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो वो फिर किसी से नहीं होगा। तो एलोरा टेम्पल जो है ये बेसिक्स जो हैं ये हमें पता होना चाहिए। अजंता एलोरा फेवरेट टॉपिक है। तो किन रूलर्स ने बिल्ड किया एलोरा टेम्पल्स को? एलोरा टेम्पल्स हैं, यहाँ ब्राह्मणिकल भी है, जैनिज्म भी है और दिस बुद्धिज्म भी है। तो ये जो बिल्ड किया था ये सही नाम है राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा ने एलोरा टेम्पल्स बिल्ड किए हैं यहाँ पे, एलोरा की जो गुफाएं हैं। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन है, दीज आर ऑफ हिस्ट्री। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज हम इंडियन ज्योग्राफी एंड बेसिक्स देखते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ग्रेजुअली इसका लेवल और दिस अदर रिफाइनमेंट वी विल डू। तो द फर्स्ट वन इज विच स्टेट हैज़ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज़ भी हैं। जोग्राफिकली सारे स्टेट सेम नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश का ह्यूज साइज़ है, महाराष्ट्र ह्यूज साइज़ है, एमपी ह्यूज साइज़ है, बट कुछ स्टेट्स हैं जो काफ़ी स्मॉल हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा लैंड एरिया के अकॉर्डिंग? द राइट आंसर इज दिस गोवा। ये केवल 3702 स्क्वायर किलोमीटर है। कन्फ्यूजन इसमें हो सकता था आपको गोवा में या फिर दिस सिक्किम में। गोवा स्मॉल है। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर हर एग्जाम में 1 or 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% है दिस नॉर्थ ईस्ट के। तो ये स्टेट्स, इनका एरिया, इनकी लोकेशन, ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल। अब जैसे हमने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, दिस इज इक्वेटर, ये ऊपर क्या है, दिस इज कैंसर, दिस इज कैप्रिकॉन। यहाँ के हमारा जो इंडिया है वो भी कोऑर्डिनेट्स पता है हमें, 8 डिग्री से 37 डिग्री तक है।
और ये 23.5 डिग्री ऐसे करीबन बीच से पास कर रही है। यहाँ इंडिया जो ट्रॉपिकल है ना वो इसलिए होता है, इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप हो गया है बिकॉज ऑफ दिस हिमालय। ये इसको सेपरेट करता है फ्रॉम दिस सेंट्रल एशिया से, या फिर यहाँ की जो ठंडी हवाएं आती है उससे बचा के रखता है। तो द राइट आंसर इज द लोकेशन ऑफ हिमालय इन इट्स नॉर्थ। क्लाइमेट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल है बिकॉज ऑफ दिस। दो वॉल्केनिक आइलैंड, ये पेट क्वेश्चन है। वॉल्केनिक आइलैंड्स इंडियन टेरिटरी में कौन से हैं? नाम बताइए जल्दी से इनका। ये है नारकोंडम एंड बैरन। कपल ऑफ डेज बैक इन्फोग्राफिक्स में मैंने पूरा बताया था अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है, 10 डिग्री चैनल क्या है एंड ऑल। सो दिस इज नारकोंडम एंड बैरन, नारकोंडम एंड बैरन। देन अच्छा ये बताइए, जो ये तो अपने अंडमान एंड निकोबार है और यहाँ पर कौन सा है? अपना लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप किस टाइप के आइलैंड्स हैं? क्या वो भी दिस वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं? आंसर दिस क्वेश्चन, लक्षद्वीप किस टाइप के आइलैंड्स हैं। देन 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक है ये प्लिम्सोल लाइन, एक है डुरन लाइन, एक है मैकमोहन और एक है रेडक्लिफ। यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्टली मैच्ड पूछा है। तो करेक्टली मैच्ड क्या होगा? राइट आंसर इज दिस रेडक्लिफ। जो रेडक्लिफ है, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तब ये लाइन ड्रॉ किया था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, रेडक्लिफ। जो मैकमोहन है वो है इंडिया और से चाइना के बीच में, नेपाल नहीं। डुरन लाइन है वो है पाकिस्तान और से इधर अफगानिस्तान के बीच में। ये प्लिम्सोल लाइन क्या होती है? आंसर दिस क्वेश्चन, प्लिम्सोल लाइन। इसका आंसर बताइए, प्लिम्सोल लाइन क्या होती है? नाउ ये 10 डिग्री चैनल, अंडमान एंड निकोबार पेट टॉपिक है, हर बार इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी से। 10 डिग्री चैनल अब कहाँ पर है बताइए? डोवर, अलास्का, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। इसका आंसर है दिस लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। हमने लैटिट्यूड्स भी पढ़े हैं और लॉन्जिट्यूड्स भी पढ़े हैं। लैटिट्यूड्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए और लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं वो होता है टाइम का फ्रेम बताने के लिए, इंडियन इंटरनेशनल दिस डेट लाइन दिस के लिए। लॉन्जिट्यूड ऐसे लंबे लंबे होते हैं, यहाँ नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ज होते हैं, और लैटिट्यूड ऐसे होते हैं लेटे हुए 0 डिग्री और नॉर्थ एंड देन साउथ। ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है इसको कौन सी लाइन सेपरेट कर रही है लैटिट्यूड का? आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चंस। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मॉडर्न और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं। तो क्या ऐसा होगा? नहीं, मॉडर्न और ट्रेडिशनल है दैट इज मिक्स्ड, बट जो मिक्स्ड है वो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, जैसे कैपिटलिज्म हुआ, सोशलिज्म हुआ। तो यहाँ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों हैं, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ये क्राइटेरिया नहीं होगा। कमर्शियल एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग ये भी नहीं होगा। तो बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना वो देख के ही लगता है कि ये जंक ऑप्शन है, उनको तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए, पढ़ते ही एलिमिनेट कर देना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे, अगर पहले ही हमने एलिमिनेट कर दिया तो वो कुछ 5-10 सेकेंड बच जाता है। 100 क्वेश्चन में अगर वो 10 सेकेंड बच गए तो इमेजिन कितना टाइम हो गया। और इन एग्जाम्स में टाइम इज़ एवरीथिंग। अगर प्रॉपर टाइम मिलेगा ना तो आप 100 में से 80 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लोगे। फाइट जो होती है वो होती है 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना। तो रिमेंबर दिस थिंग, जहाँ जितना टाइम बचा सकते हैं बचाना है। दिस इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इकोनॉमिक प्लानिंग है। इकोनॉमिक प्लानिंग सब्जेक्ट किसका होता है? पहले इकोनॉमिक प्लानिंग होती थी हमारे यहाँ, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में ये गिवन है। ये है टेक ऑफ स्टेज। अभी कुछ दिन बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा न्यूज़पेपर में, इन्फोग्राफिक कॉन्सेप्ट में। एक होता है दिस रोस्टोव मॉडल। रोस्टोव मॉडल में इकोनॉमी की अलग अलग स्टेजेस बताया है। टेक ऑफ स्टेज है मतलब वो प्राइम हो गई है और जस्ट मैच्योर कंडीशन में ऊपर हाईली ग्रोथ पे इंक्रीज हो रही है, जैसे प्री टेक ऑफ ऐसे स्टेजेस बनी हुई है यहाँ पे। सो द राइट आंसर इज दिस ए, स्टेडी ग्रोथ अब बिगिन हो गई है। रोस्टोव मॉडल, इफ यू गेट टाइम रीड अबाउट इट, इट इज इंपॉर्टेंट। टेक ऑफ स्टेज ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19th, फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ना ये शुरू से इंडिया का बहुत एम्फेसाइज रहा है, तो दैट इज़ वाई पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर वही बात में नीति आयोग बनेगा। अब नीति आयोग से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। नीति का मतलब ही हमें पता है, नीति का मतलब क्या होता है? डिसीजंस लेना, डायरेक्शंस लेना कि क्या काम करना है नहीं करना है। तो कभी सवाल पूछा कि नीति आयोग के पास 10,000 करोड़ रुपए का ये प्लान है, ऐसा है? नो, नीति आयोग का तो काम है केवल पॉलिसी बनाना, फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना नहीं होता है। ये जो पैसे वैसे की चीज़ होती है ये यूजुअली मिनिस्ट्री के पास होती है, नीति आयोग के पास ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं यूजुअली। ये केवल क्या करता है? डायरेक्शन बताता है कहाँ कितने पैसे आएंगे एंड ऑल।
कई बार ये ऑप्शन, ये इन्फॉर्मेशन भी एलिमिनेट करने में हेल्प होता है ऑप्शंस को। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग का, ये हुआ था दिस विश्वेश्वरैया साहब ने, ये इन्होंने ऐसे किया था। इनकी एक बुक है प्लान्ड इकोनॉमी, इन्होंने इनिशियल जो वर्क है वो यहाँ फाउंडेशन दिया था। अब बात करते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है? जैसे सोशलिज्म है और वैसे ही कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है, ऑनरशिप है, एसेट्स हैं, वो यहाँ पे इंडिविजुअल को दिया गया है, प्रॉफिट मोटिव होता है वहाँ पे। दीज आर ऑल ट्रेट्स ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूज ऑफ मार्केट, गवर्नमेंट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप या प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम्स एंड कार। तो जो गुड्स होते हैं, गुड्स जरूरी पार्ट होते हैं इकोनॉमी का, इनका अगर प्राइवेट ओनरशिप है तो वो कैपिटलिज्म। सोसाइटी है सोशलिज्म, ओके, कम्युनिज्म, सो दिस इज स्टेट ओन्ड है, तो ये होता है कैपिटलिज्म। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के। अब बताते भी चलो आपके इन इकोनॉमिक्स सेक्शन वाइज कितने आंसर्स हो रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा एक सेक्शन अच्छा होता है, ज्योग्राफी में जैसे अच्छा है तो इससे हम हमेशा सही करेंगे क्वेश्चन सारे, तो पहले ये चीज़ करना चाहिए। फर्स्ट एम इज टू क्रॉस दिस 50% थ्रेशोल्ड, चाहे वो इकोनॉमिक्स से है, ज्योग्राफी से है, पॉलिटी से है, करंट अफेयर से है, डजेंट मैटर। पहला एम है ये 50% का जो थ्रेशोल्ड है ये क्रॉस करना है। तो जो आपका फेवरेट सेक्शन है ना, उससे कभी सवाल गलत नहीं होने चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स जैसे मैं हमेशा सही कर देता हूँ, तो इकोनॉमिक्स में यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ये कैपिटलिज्म है। अब बात आती है करंट अफेयर। करंट अफेयर जो होता है ना, इसका यील्ड बहुत कम होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। आप साल भर करंट अफेयर्स पढ़ो फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि इसका सवाल करेक्ट होगा या नहीं होगा। दैट इज़ वाई मैं हमेशा बोलता हूँ पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये एरिया का क्या फिक्स्ड सिलेबस है, एक बार पढ़ लिया अच्छे से तो आराम से सवाल हो जाते हैं। करंट अफेयर्स जो होता है ये अनलिमिटेड है, तो इसमें एक इक्विलिब्रियम बनाना ज़रूरी है। फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होता है? यहाँ हमने फिजिक्स में अगर हम देखें तो प्रिंसिपल्स होते हैं। तो एक प्रिंसिपल होता है दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो होती है ये अगर मीडियम चेंज हो रहा है, जैसे सॉलिड ज़्यादा डेंसर से हम ये मूव कर रही है लाइटर डेंसर मीडियम में, तो ये रिफ्रैक्ट होगी। एक स्टेज ऐसा आएगा कि क्रिटिकल एंगल पहुंच गया तो इतना रिफ्लेक्ट होगा कि जैसे ये जो मीडियम है, लाइट बाहर जाना चाहती थी बट वो अंदर ही रह गई, तो ये क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। जो हम ब्रॉडबैंड देखते हैं ना, वो TIR के थ्रू यहाँ पे मैसेज सेंड होता है। तो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल में कंप्लीट रिफ्लेक्शन विद इन द मीडियम ही हो जाता है, ये ऐसे अंदर ही आ गई, बाहर जाना चाहती थी, बेंड होगी और फिर कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो द राइट आंसर इज दिस C। अभी हम 5G की बहुत बात कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजीज जो होती है न्यूज़ में होती है, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी जैसे 4G LTE आया, अब अभी 5th जनरेशन की बात है। इसमें आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा R&D नहीं है 5G का, तो आप थ्रेशोल्ड होता है 80%। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया ना, तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, बट उस टॉपिक को 100% ले जाने में बाकी जो 20% है उसमें बहुत एफर्ट लगते हैं और उसके हिसाब से फिर रिजल्ट्स नहीं है, ROI कम है। तो बेसिक जो होते हैं जितनी भी टेक्नोलॉजी के, यू शुड बी अवेयर। 5G में ज़्यादा कैपेसिटी है 4G से, येस दैट इज़ ट्रू। 5G सिग्निफिकेंटली हायर लेटेंसी, नो, लेटेंसी एक बैड वर्ड है। तो जब भी हम नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं तो क्या वहाँ पे डिसएडवांटेजेस आएंगे या एडवांटेजेस आएंगे? एडवांटेजेस आएंगे, और ये डिसएडवांटेज बता रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ क्या पूछा था? नॉट लिखा है, मतलब तुरंत सर्कल करना है। 5G यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है दैट इज मोर केपेबल देन 4G, ऑब्वियसली मोर केपेबल लिखा है तो ये अच्छी बात है, 4G से 5G जा रहे हैं। मोर कैपेसिटी लिखा है, अच्छी बात है, 5G टू 4G जा रहा है। 5G का स्पेक्ट्रम ज़्यादा बेटर होता है 4G से, अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छा यूज़ हो रहा है, दैट इज़ ओके। लॉजिकली देखिए ये सही होगा ही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये गलत होगा। हायर लेटेंसी नहीं होगा। लेटेंसी क्या होता है? ये टाइम होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू कम्युनिकेट। जैसे A एंड B डिफरेंट, हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखा था, गैजेट्स आपस में बात करते हैं। तो अगर लो लेटेंसी है, जैसे इसमें करीब 2 मिलीसेकंड की लेटेंसी है 5G में, तो ऑटोमेटेड जैसे टेस्ला की कार्स हैं या फिर आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये रियल टाइम में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इससे इतने ज़्यादा यूज़ केसेस ओपन हो जाते हैं। सो यहाँ लेटेंसी कम है, तो दैट इज़ B। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ 4 ऑफ द 5 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है, IMF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 या 5 बॉडीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 10।
ये 10 बॉडीज से ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो वर्ल्ड बैंक इज इम्पॉर्टेंट। इसका सही जवाब होगा दिस ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसमें इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बट इंडिया IDA का है, IFC का है और दिस मीगा का भी है, 5 कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। ये अभी न्यूज़ में आया था, सुरक्षा इज द नेशनल पोर्टल। इसमें क्या हुआ था, मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब MOEF FCC उन्होंने ये लॉन्च किया था। कुछ टाइम से हम देख रहे हैं मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जो सुरक्षा है ये एक पूरा स्ट्रीमलाइन डेटा सेंटर होगा, राइट टाइम पे इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन होगा, सारी प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज़। किसके लिए? ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। सो द राइट आंसर इज दिस D। अभी एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट हुआ था 12 अगस्त को। द राइट आंसर इज दी ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज हु डिटरमाइंस द कंपोजिशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें आप बताइए जल्दी से कितने आर्टिकल्स में ये UPSC कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। UPSC का मेंशन है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है UPSC। तो इसकी जो कंपोजिशन है जिसमें एक चेयरमैन साहब होते हैं, अभी राइट नाउ चेयरमैन कौन है, अभी चेंज हुए थे, UPSC के चेयरमैन कौन है, और इसमें अलग अलग बोर्ड मेंबर्स होते हैं। तो ऐसे करीब एक चेयरमैन होते हैं, 9, 10, 11 ऐसे कुछ यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स भी हो सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ UPSC बोलते हैं इसे। तो ये जो कंपोजिशन है वो कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ UPSC। कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड द स्ट्रेंथ ऑफ UPSC। ये तो कंप्लीटली बोगस है। कॉन्स्टिट्यूशन में ना कभी भी फाइन डिटेल्स नहीं लिखे रहते हैं। जैसे इन्होंने लिख दिया 326 है, अब उसके बाद आएगा दिस 1950 RPA 1951, उसमें फिर एलैबोरेट प्रोविजन होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी पहले प्लेस में डिटेल नहीं बताता है, तो ये तो होगा ही नहीं होगा। चेयरमैन ऑफ UPSC, ये कुछ ज़्यादा ही पावर हो गई कि चेयरमैन खुद ही डिसाइड कर ले कि कितना कंपोजिशन होगा, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में आपको हो सकता था ये दोनों सेलेक्ट किए। पार्लियामेंट के पास नहीं है बिकॉज ये जो अपॉइंटमेंट है ये सारी कंपोजिशन डिटरमाइन करना है, दैट इज डन बाय दिस प्रेसिडेंट। So the right answer is this B, आर्टिकल 318 में प्रेसिडेंट is the right answer. So this is how we solve this 25 question. If you have any suggestion, write down in comment section. And so this is the way. इस तरीके से हम ये MCQs daily will try to make a routine. रूटीन होना बहुत ज़रूरी होता है, डिसिप्लिन हेल्प्स। और ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल्स है विल ट्राई टू डू दिस एवरी डे। ग्रेजुअली बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हमारी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा जो फंडामेंटल्स कोर सब्जेक्ट्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।